अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर का है अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जंग अज़ीम शुरू हो गई थी और गांव के लड़के धड़ाधड़ फौज में भर्ती हो रहे थे। मैं उस वक्त एमए नफ्सियात का स्टूडेंट था। नफ्सियात के कोर्स में पागल खाने का तज्जियाती दौरा भी शामिल था। वहाँ के डॉक्टर हमें पागलों के केस समझाया करते और बाज़ पागलों के साथ हमारी बातचीत भी कराया करते थे। लाहौर के पागल खाने का एक हिंदू डॉक्टर मेरे वालिद साहब का दोस्त था। इस वजह से वो मेरी स्टडी में बहुत दिलचस्पी लिया करता था। उसने मुझे ज़हनी अमराज के बहुत से केस दिखाए और समझाए थे। एक बार इस हिंदू डॉक्टर पंडित गोपाल दास ने मुझे एक मुसलमान पागल दिखाया। इसकी उम्र 40 साल से ज़रा कम या ज़्यादा थी। लाहौर से बहुत दूर के देहाती इलाके का रहने वाला था। मुझे इसका नाम याद नहीं रहा और न ही इसके गांव का नाम याद रहा है। पागल झेलम या रावलपिंडी के इलाके का था। कहानी सुनाने के लिए मैं इसे अशरफ कह लेता हूँ। इसकी दाढ़ी बड़ी हुई और सर के बाल लंबे हो गए थे। पागलपन में इसे 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया था। वो एक कोठरी में घुटनों पर सर रखकर बैठा हुआ था। हम इसके पास गए तो उसने सर उठाकर हमें देखा और उठकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर गोपाल दास ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इससे डरना नहीं, फिर भी मैं डर गया। पागल ने मेरा एक हाथ पकड़ लिया और उसे दबा दबा कर देखने लगा। फिर उसका हाथ मेरे हाथ को दबाते दबाते मेरी गर्दन पर आ गया। फिर इसने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखे और वहाँ से उसके हाथ मेरे मुंह पर आ गए। कयामत आ रही है, लोग कत्ल हो रहे हैं, उसने खौफ के लहजे में कहा। कयामत आ रही है, कयामत आ गई है, कयामत कयामत, करो याद अल्लाह को। और उसके बाद उसने एक ही रट लगानी शुरू कर दी। आई कयामत, आई कयामत। उसने 50-60 मरतबा आई कयामत कही और दौड़कर दीवार के साथ लगकर इस तरह बैठ गया जैसे छुपने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा उस जगह छुप रहा था जहाँ फर्श और दीवार आपस में मिलते हैं। ऐसे ही लगता था जैसे बिल्ली या कुत्ता पंजों से ज़मीन खोदकर उसमें उतरने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर गोपाल दास मुझे वहाँ से हटाकर एक तरफ ले गया और बोला, इसकी कयामत रोज़ आती है। शुरू के दिनों में ये बहुत चीखता था, कभी कभी पूरी रात चीखें मारते गुजार देता था। इसे दवाइयाँ और इंजेक्शन दे देकर इस हालत में ले आए हैं कि अब आराम से बात करता है, लेकिन बातें वही करता है जो पहले किया करता था। इसकी हालत तो मैंने देख ली थी। मैं ये जानना चाहता था कि इसके पागलपन का बाइस क्या है। डॉक्टर गोपाल दास से पूछा तो उसने कहा कि वो इसके दिमागी मर्ज का बाइस बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कहानी इस आदमी से सुनूं जो कभी कभी उसे देखने आता है तो ये बेहतर होगा, क्योंकि मैं इससे कई सवाल पूछ सकूंगा। वो जिस रोज़ आया मैं इसे रोककर तुम्हें बुला लूँगा, डॉक्टर गोपाल दास ने कहा। ये मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि ये आदमी इस मरीज़ को देखने के लिए आया करता है। वो इसका कुछ नहीं लगता, इसके गांव का रहने वाला है। मुझे 10-12 दिन इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर गोपाल दास ने इस आदमी को, जो अशरफ को देखने आया करता था, अपने चपरासी के साथ मेरे घर भेज दिया। मैं इस आदमी का नाम रहीम लिखूंगा। वो बड़ी दूर से लाहौर से आया करता था। मैंने इसे खाना खिलाया और इसकी इज्जत अफजाई की। उस वक्त उसकी भी उम्र 40 हो गई थी। वो देहाती था, लिबास और तौर तरीकों से वो मुअज़्ज़िज़ और अमीर ज़मींदार लगता था। उसने मुझे जो बात सुनाई वो मैं आपको इसकी ज़बान से सुनाता हूँ। 6 साल गुजर गए हैं। अशरफ की बहन कत्ल हो गई। ये बहन जवानी में बेवा हो गई थी। कत्ल के वक्त इसकी उम्र 24 साल से 3-4 महीने ऊपर थी। 1 साल पहले वो बेवा हुई थी। उसका खामिन सिर्फ 3 साल जिंदा रहा। 2 साल पहले मेरी बीवी मर गई थी। यह लड़की मेरे दिल को अच्छी लगती थी। इसने बेवगी का 1 साल गुजारा और कत्ल हो गई। कत्ल भी दिन के वक्त हुई। इसकी लाश बाजरे की फसल में पड़ी हुई मिली थी। हमारी ज़मीनों में बाजरे की फसल जब पूरी तरह ऊंची हो जाती है तो आम कद का आदमी खड़ा होकर भी इसमें छुप जाता है। मकतूला की लाश मुंडेर से 5-6 कदम फसल के अंदर पड़ी थी। इसका गला हाथों से दबाकर मारा गया था। थानेदार एक सिख था। थाना 5 मील दूर था। मकतूला के इस भाई ने और उसके बाप ने थाने जाकर इतला दी। थानेदार को आते आते शाम हो गई। उस जमाने में पुलिस बहुत तेज हुआ करती थी। थानेदार सारी रात
मकतूला के घर वालों के बयान लेता रहा। उसने नंबरदार को और गांव के 3-4 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को भी बुलाया। इनसे इसने पूछा होगा कि इस जवान बेवा के कत्ल की वजह क्या हो सकती है। अगला दिन भी तफ्तीश में गुजर गया। मकतूला का पोस्टमार्टम हुआ और लाश गांव में आ गई। हमारे इलाके में खानदानी दुश्मनियों की वजह से कत्ल और जख्मी होते रहते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, दोनों तरफ के आदमियों का नुकसान होता है, फिर दोनों तरफ के लोग थाने चले जाते हैं। पुलिस को ज़्यादा तफ्तीश नहीं करनी पड़ती। ऐसा कभी कभार होता है कि कोई आदमी कत्ल हो जाए और पता न चले कि कातिल कौन है। इस बेवा का कत्ल इसी तरह का था। अगली रात को भी थानेदार हमारे गांव में ही रहा। उन दिनों थानेदार ऐसे ही किया करते थे। रात को थानेदार ने मुझे तलब किया और कहने लगा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने मौत का जो वक्त लिखा है, उस वक्त 3 आदमियों ने तुम्हें जाए वकुआ की तरफ से आते देखा था। मैंने कहा कि मैं तो उधर नहीं गया था। देखो रहीम, उसने मुझे कहा, तुम अकेले इतने ज़्यादा आदमियों को किस तरह झूठा साबित कर सकते हो, जो यकीन से कहते हैं कि मकतूला के साथ तुम्हारा मिलना जुलना था और उसके साथ तुमने दोस्ती कायम कर रखी थी। मुझे ये भी बताया गया है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती थी। अगर आपको मुझ पर यह शक है कि मैंने लड़की को कत्ल किया होगा तो इसकी कोई वजह भी आपने सोची होगी। मैंने कहा, यह बिल्कुल सही है कि मकतूला के साथ मेरे ताल्लुकात थे, लेकिन वो ख़राब नहीं थे। मेरा इसके साथ मिलना जुलना भी था। मैं तो इसके साथ शादी करना चाहता था। फिर शादी की क्यों नहीं? थानेदार ने पूछा। उम्र में फ़र्क था, मैंने कहा, इसीलिए मैं इसके माँ बाप से रिश्ता नहीं मांगता था। ज़ात में भी थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन इसकी मुझे परवाह नहीं थी। थानेदार के साथ मेरी बड़ी लंबी बातें हुईं। ये मैं आपको क्या सुनाऊं? मैंने थानेदार से बहरहाल मनवा लिया कि मुझ पर उसका शक बिल्कुल गलत है। उसने मुझे छुट्टी दे दी। मैं अपने घर चला गया। दूसरे दिन किसी ने मुझे बताया कि मकतूला के भाई अशरफ को थानेदार ने बुलाया है। नंबरदार मेरी करीबी रिश्तेदारी का आदमी था। उसने बताया कि अशरफ के मुतालिक थानेदार को बताया गया कि इसे बाजरे के किसी खेत में से निकलते देखा गया था, जिसमें मकतूला की लाश पड़ी मिली थी। मुझे ये भी मालूम हुआ कि थानेदार एक बार फिर जाए वकुआ पर गया और उसने देखा कि अंदर से फसल के कई पौधे टूटे हुए थे या झुक गए थे। इससे पता चलता था कि यहाँ से कोई फसल में से गुजरा है और दूसरी तरफ की मुंडेर तक गया है। 2-3 आदमियों ने उसे इस मुंडेर पर जाते देखा था। बहुत बात की बात है कि मुझे पता चला कि थानेदार ने अशरफ पर इस बिना पर शक किया था कि उसकी बहन के ताल्लुकात मेरे साथ थे। इसका इल्म अशरफ को हो गया और उसने बहन को कत्ल कर दिया। मैंने थानेदार को बता दिया था कि मकतूला के साथ मेरी मोहब्बत थी और वो मुझे पसंद करती थी और हम चोरी छुपे मिला भी करते थे। थानेदार ने मुझसे ये भी कहलवा लिया था कि कत्ल से बहुत देर पहले मकतूला मुझे इसी जगह मुंडेर पर मिली थी जहाँ फसल के अंदर लाश पड़ी पाई गई थी। थानेदार ने मुझसे पूछा कि मैं उसे वहीं मुंडेर पर खड़ा छोड़ आया था या मैं वहां खड़ा रहा था और वो चली गई थी। मैंने उसे बताया कि वहां ज़्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं था, मैं इसे वहीं छोड़कर आ गया था। थानेदार को ये शक हुआ था कि अशरफ ने अपनी बहन को मेरे पास खड़े देख लिया होगा और मैं जब वहां से आ गया तो उसने बहन को कत्ल कर दिया। मेरे दिल और दिमाग इस लड़की के कत्ल के सदमे से ऐसे मुतासिर हुए थे कि मेरा दिमाग बेकार होता जा रहा था। मैं किसी के साथ इस सदमे का इजहार नहीं कर सकता था और मैं रो भी नहीं सकता था। इंतकाम का जज्बा तो मुझे पागल कर रहा था। आधी रात का वक्त था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझ पर किसी गैबी ताकत का कब्जा हो गया हो। मैं घर से निकला और नंबरदार की डेवड़ी में चला गया, जहाँ थानेदार ठहरा हुआ था। वो सोया हुआ था। मुझे एक कांस्टेबल ने बताया कि डेवड़ी के साथ वाले कमरे में अशरफ पर तशद्दुद किया जा रहा है। थानेदार ने इसका बयान लेकर इस पर बहुत जिरा की थी और अशरफ के मुंह से ऐसी बातें निकल गई थी जिससे थानेदार का ये शक पक्का हो गया था कि अशरफ ने गैरत में अपनी बहन को कत्ल किया है। इसे थानेदार ने 2 कांस्टेबलों के हवाले कर दिया था कि रात को इस पर तशद्दुद करते रहें। सुबह से पहले पहले ये इकबाल जुर्म कर लेगा। मैं थानेदार को जगाने के लिए डेवड़ी में जाने लगा तो कांस्टेबल ने मुझे रोक दिया। मैंने इसे कहा कि मैं इकबाल जुर्म करने आया हूँ, लड़की का कातिल मैं हूँ। कांस्टेबल ने अंदर जाकर थानेदार को जगा दिया। थानेदार ने उसी वक्त मुझे अंदर बुला लिया और पूछा कि मुझे इकबाल जुर्म का क्यों ख्याल आ गया है। मैंने उसे बताया कि मुझे किसी ने बताया है कि एक बेगुनाह आदमी चक्की में पिस रहा है। एक तो उसकी बहन कत्ल हो गई है,
ऊपर से उसी पर शुबा हो रहा है कि अपनी बहन को उसी ने कत्ल किया है। मैं मोअज़्ज़िज़ और गैरतमंद ख़ानदान का आदमी हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी फांसी का रस्सा किसी की गर्दन में डाला जाए, जबकि वो बेगुनाह भी हो। अगर कोई बेगुनाह ना पकड़ा जाता तो मुझे आप कभी नहीं पकड़ सकते थे। मैंने उसे कहा, अब इस गरीब को छोड़ दें। उसने एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इस पर ईज़ा रसानी रोक दो और इसे पानी पिलाकर बिठाए रखो। दरअसल थानेदार मेरा इकबाली बयान सुनकर यकीन करना चाहता था कि मेरा बयान काबिल कबूल है और ये कि धोखा नहीं। मैंने बयान दे दिया। खोजी को मेरा खुरा वहाँ मिला था जहाँ मैं मकतूला के पास खड़ा रहा था और वापस आ गया था। उधर फसल के दूसरी तरफ जो खुरे थे वो मकतूला के भाई अशरफ के थे। फसल के अंदर कोई खुरा काबिल शनाख्त नहीं था। वजह यह थी कि फसल घनी थी, पौधे टूटकर पाँव के नीचे आते थे। थानेदार ने अशरफ के खुरे गोल कर दिए। कहता था कि वो जाए वकुआ से बहुत दूर थे। दरअसल मेरा बयान यकीन के काबिल था। मुझे अभी शक है रहीम यार, थानेदार ने मुझसे दोस्तों के से लहजे में कहा। तुम्हारी और मकतूला की तो मोहब्बत चल रही थी और तुमने कहा था कि मोहब्बत बिल्कुल पाक साफ थी, फिर तुमने उसे कत्ल क्यों किया? ताल्लुकात की रहने दें आप सरदार, ताल्लुकात तो पाक साफ ही थे। मैंने इरादा कर लिया था कि इसके माँ बाप को कहूँगा कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें, लेकिन मुझे पता चला कि वो अपनी उम्र के एक आदमी के साथ यारी लगा चुकी है। मुझे ये नहीं पता चला कि वो कौन था। मुझे अपना शक रफा करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे लिए यही सबूत बहुत था कि उसने मेरे साथ टाल मटोल शुरू कर दी थी। उस रोज़ इस तरह हुआ कि मैं खेतों में से गुजर रहा था। वो मुझे दो खेतों के दरमियान खड़ी नजर आ गई। वो मुंडेर पर आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। दोनों तरफ ऊंचा बाजरा था। मैं उसके पास चला गया और पूछा कि वो किसके इंतज़ार में है। उसने गुस्सा न किया, बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसके माँ बाप को आज कहूँगा कि हम दोनों का निकाह करा दें। उसने मुझे मना कर दिया। मैंने उसे कहा कि यूँ ना सही, पहले की तरह ही सही। उसने कहा कि अब वो मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में जो बातें की उनका उसने गुस्से से जवाब दिया। मैंने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबा ली। मुझे मालूम नहीं कि मैं उसे जान से मारना चाहता था या नहीं। हुआ इस तरह कि मैंने उसकी गर्दन छोड़ी तो वो गिर पड़ी। इसके पास बैठकर देखा तो वो मर चुकी थी। मैंने लाश उठाई और फसल के अंदर फेंक कर फसल के अंदर अंदर चलता दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। मेरे बयान में बाज़ बातें कमज़ोर थीं। मेरा बयान सही नहीं बनता था, लेकिन थानेदार ने तो खुदा का शुक्र अदा किया था कि कातिल पकड़ा गया है और इसकी तफ्तीश ख़त्म हो गई है। उसने सुबह सवेरे गांव से कूच किया और मुझे अपने थाने में ले गया। अशरफ को उसने छोड़ दिया। मुझे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मैंने उसको अपना बयान दिया जो उसने लिख लिया। मुझे जेल खाने की हवालात में भेज दिया गया। जेल खाने में मेरे अजीज़ रिश्तेदार मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अदालत में जाकर अपने बयान से फिर जाऊं। मैंने इन्हें कहा कि मैं अपने बयान से नहीं फिरूंगा। दूसरी मुलाकात में वो एक हिंदू वकील को साथ ले आए। वो बहुत लायक और तजुर्बेकार वकील था। वकील को इजाज़त होती है कि वो जेल खाने में अपने साहिल के साथ जितनी लंबी मुलाकात करना चाहे कर सकता है। मेरे वकील ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या बयान दिया है। मैंने उसे अपना बयान बताया। उसने कहा कि पहले मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएगा। वहाँ मैं कहूँ कि मैंने जो बयान देना है वो मैं सेशन कोर्ट में दूंगा। जब मुकदमा सेशन कोर्ट पे जाए तो मैं वहाँ कहूँ कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया और पुलिस ने मुझे मार पीट कर ये बयान लिया है। मैंने वकील को भी साफ कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम रहूँगा। मेरा बाप अरसा हुआ मर गया है। अल्लाह का फजल है कि मेरी ज़मीन बहुत है। मेरी माँ है और दो बहनें हैं। अब दोनों की शादी हो गई है। उस वक्त एक की शादी हो गई थी और उससे छोटी की अभी शादी नहीं हुई थी। उसकी उम्र अभी 15 साल थी। वो मुझे जेल खाने में नहीं आई थी। जेल खाना दूर था। माँ आती रहती थी। वो मेरी मिन्नतें करती थी कि मैं इकबाली बयान से फिर जाऊँ। मैं कहता था कि नहीं फिरूँगा। एक रोज़ मेरे चचा के साथ मेरी दोनों बहनें आ गईं। दोनों रो रही थीं। उन्हें मालूम था कि मुझे फांसी की सज़ा होगी या उम्र कैद मिलेगी। दोनों ने मुझे कहा कि मैं सेशन कोर्ट में कहूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने इन्हें भी वही जवाब दिया। मैंने उन्हें भी वही जवाब दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। शादीशुदा बहन ने कहा कि हमारा बाप मर गया है, कोई और भाई नहीं। अगर इसके सर से मेरा भी साया उठ गया तो ससुराल में उसका रौब और वक़ार ख़त्म हो जाएगा। छोटी बहन ने कहा कि
कि मैं इसकी तरफ देखूं। सर पर भाई ना रहा तो उसका क्या बनेगा। उसने 2-3 ऐसी बातें कह दी जिससे मेरे दिल पर बड़ी सख्त चोट पड़ी। मैंने सोचा कि मेरी बहनों को किसी की मोहताजी नहीं होगी। ज़मीन और जायदाद बहुत है, लेकिन इनके सर पर कोई मर्द ना रहा तो इनकी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा। मुझे ज़्यादा ख्याल छोटी बहन का आया। मैं सोच में पड़ गया। दोनों बहनों ने और चचा ने भी कहा कि वकील इतना काबिल है कि वो कहता है कि वो मुझे बरी करा लेगा। वकील ने यह भी कहा था कि मौके का कोई गवाह नहीं। मुझे और किसी का ख्याल नहीं था। बहनें जब मेरे सामने आईं तो मेरा इरादा बदल गया। मैंने बहनों से कहा कि मैं इनकी खातिर इकबाली बयान से फिर जाऊंगा और वो मेरे लिए दुआ करें। इतना तो मैं जानता था कि मैंने जो इकबाली बयान दिया था वो बहुत कमज़ोर था। सिख थानेदार इसी पर खुश था कि उसने कातिल को पकड़ लिया है और कातिल इकबाली हो गया है। वकील ने मुझे बताया था कि मैंने इकबाली बयान में जो बातें लिखवाई हैं वो थानेदार को शहादत के ज़रिए साबित करनी पड़ेंगी। इन्हें वो झूठे गवाहों से साबित करेगा। पहले मुकदमा मजिस्ट्रेट के पास गया। वहाँ थानेदार ने तमाम गवाह गुजारे। मेरे वकील ने किसी पर जिरह नहीं की। मैंने इतना ही बयान दिया कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं अपना बयान सेशन कोर्ट में दूंगा। मुकदमा जब सेशन कोर्ट में चला तो मेरे वकील ने हर गवाह पर जिरह की। सिख थानेदार पर उसने जो जिरह की थी, मुकदमा उसी से मेरे हक में हो गया था। थानेदार मौके के 2 गवाह लाया था। मेरे वकील ने दोनों को झूठा साबित कर दिया। रहीम ने बात बहुत लंबी कर दी। वो हर एक गवाह का बयान और वकील की जिरह सुना रहा था। मैं तो ये मालूम करना चाहता था कि अशरफ पागल क्यों हुआ। रहीम ने आखिर में कहा कि पुलिस जुर्म साबित ना कर सकी और रहीम को बरी कर दिया गया। इससे आगे रहीम ने मुझे इस कहानी का असल हिस्सा इस तरह सुनाया। जिनकी बेटी कत्ल हो गई थी वो खामोश रहने वाले लोग नहीं थे। हमारे इलाके में इंतकाम का रिवाज है। हम लोग खून के बदले खून के उसूल पर कारबंद रहते हैं। अगर कातिल बरी होकर आ जाए तो मकतूल के लवाहिकीन इसे खुद सजाए मौत देते हैं। फिर ख़ानदानी दुश्मनी का ये सिलसिला चल पड़ता है। इसे अंग्रेज़ों का कानून भी नहीं रोक सका। मकतूल की बिरादरी हमारी बिरादरी से ज़रा कमज़ोर थी, लेकिन वो लोग बेगैरत नहीं थे। दोनों बिरादरियों में दुश्मनी पैदा हो गई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि लड़की के खून का बदला लेंगे। मेरी बिरादरी तैयार हो गई। मेरे लिए मामला दोनों तरफ ख़राब था। वो बिरादरी मेरी दुश्मन हो गई थी और अपनी बिरादरी ने मुझे अंदर बिठाकर लान तान की कि मैं पहले बदकारी करता रहा और फिर लड़की को कत्ल कर दिया और गांव में अपने दुश्मन पैदा कर लिए। वो मुझे कहते थे कि इससे बेहतर था कि मैं दूसरी शादी कर लेता। मेरी माँ मुझे बहुत गालियाँ देती थी। कहती थी कि तुमने अपने बाप का नाम डबो दिया है। अगर कत्ल ही करना था तो किसी मर्द को कत्ल करते। एक बेवा को कत्ल करके तुमने ख़ानदान के मुंह पर कालक मल दी है। ये तो अंदर की बात थी कि मेरे अपने मुझे शर्मसार करते थे। बाहर निकलकर पूरी बिरादरी मेरे साथ थी। गांव के 2-3 मोअज़्ज़िज़ आदमी, जिनमें एक सिख भी था, दोनों बिरादरियों को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पीर साहब ने भी और बड़ी मस्जिद के मौलवी साहब ने भी दोनों बिरादरियों के बुजुर्गों को बहुत समझाया कि एक दूसरे को ज़ख्मी और कत्ल करोगे तो गिरफ्तार होगे, मुकदमे चलेंगे और दोनों बिरादरियां तबाह हो जाएंगी। इसका कुछ कुछ असर हो रहा था। असल बात यह थी कि मकतूला की बिरादरी ज़रा कमज़ोर थी, वरना उधर से फ़ौरन वार हो जाता। मामला कुछ ठंडा सा हो रहा था, लेकिन हम चौकन्ने थे। अपनी औरतों और बच्चों को गांव से दूर नहीं जाने देते थे। मुझे उम्मीद थी कि दुश्मनी आगे नहीं चलेगी, लेकिन 2 फर्द ऐसे थे जो मामला ठंडा नहीं होने दे रहे थे। एक तो मकतूला का भाई अशरफ था और दूसरी उसकी माँ। माँ अपनी बिरादरी को भड़काती रहती थी कि बदला न लेना बेगैरती है। अशरफ गांव में कहता फिरता था कि जब मौका मिला वो मुझे कत्ल कर देगा। अब आपको समझ आएगी कि अशरफ क्यों पागल हुआ था। मुझे बरी होकर आए 1.5 महीना गुजर गया। मुझे जब पता चला कि मकतूला की माँ और अशरफ बिरादरी को भड़का रहे हैं और मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं, तो एक रात मेरा दिमाग गड़बड़ करने लगा। मैं किसी को बताए बगैर मकतूला के घर चला गया। वो लोग अभी सोए नहीं थे। घर में मकतूला का बाप था, उसकी माँ थी, अशरफ था, अशरफ का छोटा भाई था और उसकी छोटी बहन थी जिसकी उम्र 20-21 साल थी। इस लड़की की मंगनी हो गई थी, लेकिन बहन के कत्ल की वजह से शादी का दिन मुकर्रर नहीं हुआ था। मुझे अपने घर में देखकर सब इतने हैरान हुए जैसे मर गए हों। किसी के मुंह से कोई बात ना निकली। वो मुझसे डर नहीं गए थे। ये हैरत का असर था। यहाँ क्या लेने आए हो?
ज़रा देर बाद मकतूला के बाप ने पूछा, अपनी मौत लेने आया हूँ। मैंने कहा, देख लो खाली हाथ हूँ। मैंने अशरफ की तरफ देखकर कहा, उठो अशरफ, खुदा की कसम उफ नहीं करूँगा, सर तुम्हारे आगे कर दूँगा। हमें ऐसा ओछा न समझ कि घर आए दुश्मन पर हाथ उठाएंगे, अशरफ ने कहा। अशरफ के बाप ने कहा, बैठ और पानी पी। अशरफ की माँ ने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। अशरफ का बाप उसे चुप करा रहा था। अशरफ और उसका भाई और उसकी बहन खामोश थे। मैं खामोशी से सुनता रहा। उसे खामिद ने बड़ी मोटी गाली देकर चुप कराया। खाला जी, मैंने अशरफ की माँ से कहा, तुम्हें बेटी का गम खा रहा है। अगर मैं ना होता तो आज तुम अपने इस अशरफ बेटे को भी रो रही होती। मेरी ये बात इनमें से कोई भी ना समझ सका। वो शायद ये समझे थे कि मैं इन्हें कोई धमकी दे रहा हूँ। मेरी ये बात शायद आप भी नहीं समझ सकेंगे। आप हैरान रह जाएंगे। तुम मेरी बात नहीं समझ सके? मैंने इन्हें कहा। बता अशरफ, बता अपनी माँ को, तेरी बहन का कातिल कौन है? अशरफ का रंग उड़ गया। अशरफ की माँ ने मुझे बड़ा बुरा लफ्ज़ कहकर कहा कि तुम पुलिस को रिश्वत देकर बरी हो गए हो तो कहते हो कि कातिल कौन है? मेरी बेटी के कातिल तुम हो। बोल अशरफ, मैंने कहा। कह दे कि अपनी बहन को तूने कत्ल नहीं किया, फिर मैं बताता हूँ कि तुम कातिल हो या नहीं। मुझे इस बेचारी से क्या दुश्मनी थी? अल्लाह की ज़ात जानती है कि वो कितनी पाक रूह थी। मैंने अशरफ की माँ की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को फांसी से बचाया है खाला। मैंने तुम्हारे बेटे की फांसी का रस्सा अपने गले में डाल लिया था। पूछ लो अपने बेटे से खाला, पूछ लो इससे, तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारी बेटी का कातिल है। अशरफ मुजरिम था। अपनी बहन को उसी ने कत्ल किया था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। अब उसे देखा तो उसकी आंखें भी सफ़ेद हो गई थीं। रहीम चचा, मैंने उसे कहा, आपने ठीक कहा था कि आपकी बात मुझे भी समझ नहीं आएगी और मैं हैरान हो जाऊंगा। मैं वाकई हैरान हूँ कि इकबाल जुर्म आपने किया था और आप उन लोगों से कह रहे थे कि अपनी बहन को अशरफ ने कत्ल किया था। इन लोगों को छोड़ें कि आपने उन्हें क्या कहा और उन्होंने आपको क्या कहा। मुझे ये बताएं कि ये मामला क्या था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मकतूला के साथ मेरी पाक मोहब्बत थी, जो उस वक्त पैदा हुई थी जब वो बेवा होकर अपने माँ बाप के घर आ गई थी। मैं उसके साथ शादी करना चाहता था। उसके दिल में मेरी इतनी मोहब्बत थी कि कहती थी कि उसके माँ बाप ना माने तो वो मेरे घर आ जाएगी और मैं मौलवी को बुलाकर निकाह पढ़वा लूँ। मैंने उसे कहा कि मैं शरीफ हूँ और इज़्ज़तदार लोगों की तरह उसके साथ शादी करूँगा। वो मुझ पर मरती थी। हमारी मुलाकातें चोरी चोरी होती थीं। उसकी माँ अच्छी औरत थी, 2 साल गुजरे मर गई है। मैंने उसे कहा कि अपनी बेवा बेटी मुझे दे दो। वो बहुत खुश हुई, कहने लगी कि तुमसे अच्छा और कौन होगा। बेटी खुश रहेगी, लेकिन ज़ात में ज़रा फ़र्क है। 2-3 दिनों बाद लड़की की माँ ने मुझे कहा कि उसने अपने खाविंद और अशरफ की मर्जी मालूम करने के लिए मेरे मुतालिक इशारा दिया था, लेकिन दोनों नहीं माने। फिर भी उसने कहा कि वो अपनी कोशिशें जारी रखेगी। लड़की ने जब अपनी माँ का ये रवैया देखा तो उसने माँ को बता दिया कि वो मुझे इतना चाहती है कि किसी और के साथ शादी करेगी ही नहीं। माँ ने उसे कहा कि वो बदनामी से बचे। उसकी माँ ने मुझे भी कहा कि मैं उसकी बेटी को बदनामी से बचाए रखूं। मैंने कसम खाकर उसे कहा कि मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूँगा। अल्लाह गवाह है कि मैंने खयानत नहीं की। इस तरह मकतूला की माँ हमारी मोहब्बत की राज़दार बन गई। वो दिल से चाहती थी कि बेटी मुझे दे दे। गांव में चोरी की मुलाकातें छुप नहीं सकती। लोगों को पता चल गया कि अशरफ तक भी ये बात पहुंच गई। मुझे लड़की ने बताया कि अशरफ ने उसे गालियां और कत्ल की धमकी देकर कहा है कि मुझसे मिलना छोड़ दे। लड़की बाज ना आई तो एक बार फिर भाई ने उसे मारा पीटा भी था। मोहब्बत चाहे पाक ही हो, लोग उसे फिर भी गलत ही समझते हैं। लड़की की माँ का रवैया ना बदला। वो मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। एक रोज़ मेरी और लड़की की मुलाकात बाजरे के 2 खेतों के दरमियान हो गई। ये मुलाकात इत्तेफाकिया थी। उसने कहा कि आज दिल पर बहुत बोझ है और तबीयत घबरा रही है। मैंने उसे तसल्ली दी तो उसने कहा कि अब वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती, वो मेरे घर आ जाएगी। मैंने उसे कहा कि 2-3 दिन इंतज़ार करें। मैंने भी अब यही सोचना शुरू कर दिया था कि जैसे वो कह रही है वैसे ही करूं। ज़्यादा देर वहाँ खड़े रहना मुनासिब नहीं था। मैं वहाँ से चल पड़ा। खेत की दूसरी तरफ आकर मैंने वैसे ही उधर देखा। फसल के ऊपर से उस तरफ मुझे अशरफ का सर नजर आया। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ उसकी बहन मौजूद थी। मैं झुककर चलने लगा
ताकि अशरफ मुझे न देख सके। मेरा ख्याल है कि उसने मुझे देख लिया था। मैंने दूर आकर पीछे देखा, अशरफ फसल के अंदर से निकल रहा था। 2 या 3 घंटे बाद गांव में शोर मच गया कि बाजरे में इस लड़की की लाश पड़ी है। जिसने सुना वो उधर को दौड़ा गया। सिर्फ मुझे मालूम था कि कातिल अशरफ है। उसने अपनी बहन को खेतों में जाते देख लिया था और उसके पीछे गया। उसने मुझे भी देखा होगा। फिर उसने अपनी बहन को वहां खड़े देखा या वहां से जाते देखा जहां से मैं आया था। उसने अपनी धमकी पूरी कर दी और बहन का गला घूंट दिया। वो फसल के अंदर अंदर दूसरी तरफ से बाहर आया था। मैंने भी लड़की की लाश देखी। मेरा दिमाग चल गया। लड़की मेरी मोहब्बत में मारी गई थी। एक इरादा मेरे दिल में ये आया कि अशरफ को कत्ल कर दूं, दूसरा ये कि खुदकुशी कर लूं। मैं कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहता था। लड़की की माँ मुझे मिली तो मेरे गले लगकर इतना रोई कि उसने मुझे पागल कर दिया। पुलिस आई तो कातिल का सुराग नहीं मिल रहा था। जब थानेदार ने अशरफ को बुलाया तो मेरे जहन में एक और ख्याल आ गया। वो ये था कि मकतूला की माँ मुझे चाहती थी। मैंने सोचा कि अशरफ को फसल में से निकलते किसी ने नहीं देखा है। मुझे तो यकीन था कि कातिल वही है। अगर उसका जुर्म साबित हो गया तो उसे सज़ा मिलेगी जो फांसी की ही होगी। ये इसकी माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। दूसरा ख्याल ये आया कि मैं अशरफ की जगह अपने आप को पेश कर दूं और कहूं कि कातिल मैं हूं। इस तरह मेरी खुदकुशी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अशरफ के साथ तो मुझे ज़रा सी भी हमदर्दी नहीं थी। मैं इसकी माँ को सदमे से बचा रहा था। मैंने अपने आप को पेश कर दिया। मैं चूँकि मरना चाहता था इसलिए मैं अपने इकबाली बयान पर कायम रहना चाहता था, लेकिन अपनी बहनों की वजह से मैंने बचने का रास्ता इख्तियार कर लिया और वकील ने मुझे बचा भी लिया। लेकिन हर कोई मुझे ही कातिल समझने लगा और अशरफ की माँ मुझसे इंतकाम लेने के लिए मर्दों को भड़काने लगी। अब मैं इनके घर जाकर बता रहा था कि कातिल कौन है। वो मान गए। मकतूला के माँ बाप पर जो असर हुआ वो छोड़ें, उसकी माँ की हालत कुछ और हो गई। अब फिर इसके दिल में मेरा प्यार जाग उठा। अशरफ के दिमाग को उसी वक्त कुछ हो गया था। मैं उनके घर से आ गया। मैंने इन लोगों के साथ वादा किया था कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद अशरफ की माँ ने मेरे खिलाफ दुश्मनी की बातें बंद कर दी। 3-4 दिनों बाद वो मुझे मिली। कहने लगी कि अशरफ मान गया है कि अपनी बहन को उसी ने कत्ल किया है। माँ मेरी एहसानमंद थी कि मैंने उसके बेटे को बचा लिया है। उसने कहा कि जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। मैंने अशरफ के बाप से हाँ करा ली है। मैं अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूंगी। मैंने उसे कहा कि मेरा दिल नहीं मानता। मैंने अपनी मोहब्बत को दफन कर दिया है। अशरफ का दिमाग जवाब दे गया। वो रात को चीखें मारनी शुरू कर देता और सारे गांव को जगा देता था। कहता था कि मेरा जिस्म अंदर से जल रहा है। इसे तावीज़ ला ला कर देते रहे लेकिन इसकी हालत बिगड़ती गई। दिन को वो किसी के गले पड़ जाता, कभी हंसने लगता और कभी रोना शुरू कर देता। आखिर सबने फैसला कर लिया कि इसे पागल खाने में दाखिल करा दिया जाए। इसे यहाँ लाकर दाखिल करा दिया गया। इसकी माँ की हालत बहुत बुरी हो गई। उसने मुझे कहा कि कभी कभी लाहौर जाकर मेरे बेटे को देख आया करो। मैं यहाँ आता रहता हूँ। सिर्फ 2 दफ़ा इसे देखा है। मैं यहाँ के एक मुलाजिम को पैसे दे देता हूँ कि वो अशरफ का ख्याल रखे। इसकी माँ मर गई है लेकिन मैं फिर भी आता रहता हूँ। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मैं भी पागल हो गया हूँ। मैंने दूसरी शादी नहीं की। रहीम से ये कहानी सुनकर मैं अगले रोज़ डॉक्टर गोपाल दास से मिला और उससे